हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र के लिए यह वीडियो है, क्योंकि इसमें करने वाले हम लोग सेट प्रैक्टिस, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स कुल 25 प्रश्न देखेंगे हम लोग। 25 में आपका कितना सही होता है थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताना है, और कैसे बताना है ये भी मैं बताता हूँ। राइट, रॉन्ग, ठीक है। जितने आपके राइट हुए उसको यहाँ लिख देना है, और डब्लू के सामने जो आपके रॉन्ग हुए उतने प्रश्न को लिख देना है, ठीक है। इतना आप काम कीजिए। जब 28 सेट पे हम लोग पहुँचेंगे तो आपका रिजल्ट लगातार कुछ ना कुछ सुधार होगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे आप लोग फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक जैसे फेसबुक पे करते हैं यहाँ भी लाइक करें। हालांकि यहाँ बातें अलग है, यहाँ ज्ञान की बातें होती है और वहाँ मनोरंजन की बातें होती है, ठीक है। लेकिन लाइक करते चलना है, फ्री में नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दमदार प्रश्न से दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बन सकती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने CO2, दूसरा ऑप्शन है CO, और तीसरा ऑप्शन है SO2, और चौथा CH4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आप लोग हाथ में पेन और कॉपी बगल में रख के बैठें। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। मैं जो भी डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास लिखने की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए मैं मुंह से ही आप लोग को बताऊंगा, और हमारी एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। आप बोलेंगे कि सर केवल एक गैस से ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए 4 गैस चाहिए, 5 गैस चाहिए, ठीक है। चलिए उनका नाम मैं बता देता हूँ। SO2 आप लोग देख चुके हैं, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा होता है SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तीसरी गैस की बात करें तो NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, या सल्फ्यूरस अम्ल उसको बोलते हैं आप लोग। नाइट्रिक अम्ल की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जो एसिड रेन है उसका पीएच मान दोस्तों होता है, याद रखेंगे, 5.6। यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे 5.6। पीएच मान घटता देता है कौन? अम्लीय वर्षा का जो जल होता है यह पीएच मान को घटा देता है, ठीक। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल कैंसर होता है। देखिए अम्लीय वर्षा से तो बहुत सारी हानि है, उसमें से एक प्रमुख हानि क्या है? मार्बल कैंसर, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? विशिष्ट ऊष्मा इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, पारा, पानी। आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पानी। पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है यह सबसे अधिक होता है दोस्तों। और पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता कितना है? तो याद रखेंगे 1 कैलोरी ग्राम, ठीक है। 1 कैलोरी ग्राम होता है दोस्तों पानी का विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। इतना आप लोग बस ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ था? स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व का, उसका स्थापना कब हुआ था? 1948, 1945, 1946, 1947। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सन 1948 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी बात पे आप लोग थोड़ा लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। WHO जो कि आपका महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल को हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1948 मैंने बता ही दिया है। और इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो जेनेवा में है, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WHO में कुल कितने सदस्य देश हैं ये आपको याद रखना है। तो 194 कुल WHO में सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो जिस दिन इसकी स्थापना किया गया था 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आंतरिक अंग समझ रहे हैं,
जो हमको बाहर से नहीं दिखता है, जो हमारे शरीर के अंदर है, उसको बोलते हैं आंतरिक अंग। और बाह्य अंग किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर के बाहर हो। तो प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोप, टेरियोस्कोप, माइक्रोस्कोप। आप लोग उत्तर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्कोप से दोस्तों आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। ठीक, एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, इसको पता लगाया जाता है एंडोस्कोप के रूप में, उपकरण जो है इसका इस्तेमाल करके। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप में वह सबसे छोटी वस्तु को आवर्धित करके यानी बड़ा करके दिखाता है। कौन? माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें, जो आपके ऑप्शन नंबर एक में है, इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है और इसी को आप लोग ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, ईसीजी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को, जिसमें हृदय की गति के बारे में पता लगाया जाता है। और आपका एक और ऑप्शन दिख रहा होगा टेरियोस्कोप। टेरियोस्कोप में क्या होता है? तो यह आँख से संबंधित एक उपकरण है, आँख के बारे में बताता है। कौन? टेरियोस्कोप। तो ऐसे हम लोग डिटेल्स में देखते चलेंगे, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए व्हाइट बोर्ड नहीं है कि मैं हर बात को मैं लिख पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हमारी बात को फॉलो करेंगे और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको थोड़ा नोट करने का कष्ट करें, क्योंकि आने वाला एग्जाम में वही आपको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चर्चित किताब हेलमेट किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, आर्थर कास्टलर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, माइकल एंडरसन। बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे हैमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा दोस्तों हैमलेट पुस्तक को लिखा गया है। अब आप पूछिएगा दोस्तों कि विलियम शेक्सपियर जो थे ये केवल एक ही पुस्तक लिखे थे? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और जो फेमस पुस्तक है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग रोमियो एंड जूलियट पुस्तक की नाम सुने होंगे, इन्होंने ही लिखा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है। और जूलियस सीजर की बात करें, टेम्पेस्ट की बात करें, एज यू लाइक इट की बात करें, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, तो ये सारी पुस्तकें किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। और ये अंग्रेजी के बेहतरीन नाटककार भी थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उससे पहले थोड़ा सा अपने भारत में बात कर लेते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है, आप लोग को पता था? कालिदास को क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। ठीक, यानी जो ये विलियम शेक्सपियर हैं जिन्होंने हैमलेट लिखा है, इन्हीं के उपलक्ष्य में कालिदास को भी भारतीय शेक्सपियर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। उबेर कप का संबंध किससे है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है विश्व बैडमिंटन, जो कि महिला के लिए खेला जाता है, विश्व बैडमिंटन पुरुष, विश्व टेबल टेनिस महिला, विश्व टेबल टेनिस पुरुष। कंफ्यूज हो गए आप? उबेर कप का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उबर कप किससे संबंधित है? तो महिला का जो विश्व बैडमिंटन होता है उसमें उबर कप खेला जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे कि सर पुरुषों के लिए, तो याद रखेंगे थॉमस कप। ठीक, पुरुषों के लिए कौन सा होता है? थॉमस कप। नेक्स्ट देख ले, या आप कुछ और बैडमिंटन की प्रमुख ट्रॉफियाँ देख लेते हैं, जिसमें नारंग कप इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, नारंग कप। और एक अमृत दीवान कप को भी याद रखेंगे, अमृत दीवान, ये दो, और एक थॉमस और एक दूसरा उबेर कप, इसको याद रखेंगे। उबेर कप महिलाओं में और थॉमस कप पुरुषों में दिया जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, यानी जो सिंधु घाटी लिपि की सूचना हमें किस चीज़ से प्राप्त होती है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है आभूषणों से, मुहरों से, मूर्तियों से, या फिर खिलौनों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का भी होना चाहिए, मुहरों के द्वारा सिंधु घाटी लिपि की सूचना हमें प्राप्त हुई ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम लोग देखने नहीं गए, जो हिस्ट्री में लिखा गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि है दोस्तों? भाव चित्रात्मक, जो कि अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है।
ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य जो था उसका संबंध किस विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला। ये है आपके चार ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। तक्षशिला अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? यही तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? जो जहांगीर था उसने किसको, कौन से सिख गुरु को मृत्युदंड का सजा दोस्तों दिया था? ऑप्शन है गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। यही गुरु अर्जुन देव थे जो कि 1599 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किए थे। आदि ग्रंथ जो कि आपके पेपर में दिखता ही है। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। और गुरु तेग बहादुर का आप लोग नाम सुनेंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इनको मृत्युदंड का सजा औरंगजेब दिया था 1875 ईस्वी में। ठीक, किसने दिया था इनको? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिया था। ये आप दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ से कभी जहांगीर वाला पूछता है तो कभी औरंगजेब वाला पूछता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहांआरा बेगम। इनमें से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? जब मुगल काल चल रहा था तो उसके इतिहास को दोस्तों विवरण यानी पूरे बढ़िया से सजा के किसने बताया था, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन आप लोग देख ही लिए और इसका राइट आंसर भी अब तक आप लोग कर चुके होंगे। तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था दोस्तों? तो इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, जो कि गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन तथा बाबर की पुत्री थी, जो हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक, नेक्स्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? यानी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक, जो कि 1924 में कानपुर में किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ किया गया था? तो कानपुर में 1924 में। भगत सिंह ने 1926 में लाहौर नौजवान सभा की स्थापना किया था। 1926 में इन्होंने क्या किया दोस्तों? लाहौर नौजवान सभा का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और ऐसे ही दोस्तों हर एक प्रश्न के साथ हम लोग एक दो फैक्ट जानते चलेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। ये भी तो प्रॉब्लम है, आप लोग को चाहिए एकदम मज़ा। तो भाई साहब पढ़ाई में मज़ा बहुत कम ही आता है, लेकिन जो पढ़ने लगता है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। मैकडोनाल्ड आया, इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रचंड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, मतलब अलग अलग निर्वाचक समूह बना दिया, यानी भारत को बांटने का काम किया, भारत के लोगों को बांटने का काम किया। ऑप्शन है मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या अछूतों के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अछूतों के लिए। यहाँ से बंटवारा शुरू हुआ, हिंदू को हिंदू में बांट दिया गया, हिंदू को मुसलमान से बांटा गया। 1909 जो एक्ट आया था, जो कि केवल मुसलमान के लिए अलग से आरक्षित सीट दी गई थी। तो यहाँ कुछ न कुछ जातियाँ अलग हुई, कुछ धर्म अलग हुए। ठीक है, तो ये हमारा पहला बांटने का काम हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में। उसने अछूतों के लिए क्या किया? पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल्स में बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ आ गया है पृथक निर्वाचन की बात। तो दोस्तों अनशन आप लोग याद करेंगे, आमरण अनशन।
आमरण अनशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। और कब? तो 20 सितंबर 1932 को किए थे। 1932 से आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था 24 सितंबर को। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1932 को ही हुआ था। यानी 4 दिन बाद ही, आमरण अनशन के 4 दिन बाद पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ये प्रसिद्ध पत्र की सूत्र की घोषणा किसने की? यानी स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा किसने बोला था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर CR दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, जैसे आप लोग फेसबुक पे लाइक करते हैं, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही लाइक करके मज़ा लेना है, ठीक है? यहाँ पढ़ाई का मज़ा लेना है। तो CR दास जो है, इन्होंने बोला था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, कुछ वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा बोला, बिल्कुल सही बोला था दोस्तों। 38 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे, वीडियो लंबा हो तो हो, लेकिन ज्ञान भी लंबा लंबा लेना है, ठीक है? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। बिल्कुल याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1917, 1918, 1915 और 1921। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में। साबरमती आश्रम है कहाँ? तो अहमदाबाद में एक जिला है, वहाँ अवस्थित है। और इसकी बात करें, एक पवनार आश्रम का नाम आप लोग सुने होंगे, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम, इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने। एक ओरोविले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ट्रेंडिंग है, याद रखेंगे, आरो विलो, ठीक है? आरो विले याद रखेंगे दोस्तों, किसका है? तो अरविंद घोष का है, ठीक है? यह आश्रम है, ये तीनों आश्रम था, कौन कौन? साबरमती, महात्मा गांधी, और बात करें पवनार आश्रम, विनोबा भावे, और ओरोविले, अरविंद घोष। इतना याद रखेंगे, ये तीनों आश्रम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा करेंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान। नेक्स्ट, इसको बस देखते चलेंगे करेंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें समझना कम होता है और याद करना ज़्यादा होता है। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी केरल। केरल में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? जोखिम सूचकांक के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 42 का ऑप्शन नंबर सी, 89वां, यानी 89 स्थान पे है भारत विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट, रैंकिंग आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा पूरा टॉपिक इसका। 43 है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र यानी न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्याय कौशल है, ई संसाधन केंद्र है, इसके द्वारा उद्घाटन किया गया न्याय कौशल का, वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 43 का बी हो जाना चाहिए, नागपुर में। तो न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया भारतीय वायुसेना ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 1856, 1956, 1982, 1892। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 में अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार
अधिनियम द्वारा पारित किया था? कौन सा अधिनियम था? 1892 का। ये आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जीके जीएस से। हम लोग हालांकि यहाँ 25 प्रश्न देख रहे हैं, 5 प्रश्न ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपके लिए यह भी बेनिफिट की बात हुई कि आप हर एक सेट में कुछ ज़्यादा प्रश्न को देखें, और प्लस में इतना सारा डिटेल्स, लगभग 100 प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से हमारी बातों को भी सुनते चले, ठीक। और लाइक तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट में अपनी परेशानी को भी बता दीजिए। जैसे फेसबुक पे आप लोग कमेंट करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, अपनी परेशानी शेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ भी शेयर करें। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, 46 देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय रियासत चला करता था। उस समय रियासत चला करता था, तो रियासत में सबसे बड़ा भी होगा और कोई सबसे छोटा भी होगा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी रियासत क्या थी? आप बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, हैदराबाद होगा इसका राइट आंसर, सबसे बड़ी रियासत। और ये हैदराबाद के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, आप लोग को पता भी होगा। चलिए कुछ डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों पूर्व रियासत जो कि भारत में थे 563, ठीक, 563 रियासत थे, जिसमें सबसे बड़ा हैदराबाद रियासत था। लगभग 1.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी। सबसे छोटा की बात करें तो बिलवारी, ये भी आप याद रखेंगे, बिलवारी ऑप्शन में तो है नहीं, बिलवारी सबसे छोटा रियासत कौन है? बिलवारी। और यहाँ थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात है, केवल यहाँ 24 आबादी थी, यानी केवल 24 लोग रहा करते थे बिलवारी में। अब चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। हैदराबाद और जूनागढ़ का नाम आपने सुना है? इनको पुलिस कार्रवाई एवं जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस से और जूनागढ़ को जनमत से। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए, यहाँ से प्रश्न बना है। तो आपको याद रखना है हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, तो पुलिसवी कार्रवाई से, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया था, ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं जो कि रियासत को किसने जोड़ा था भारत में, सबको मिलाया किसने था? तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देसी रियासत विलय में अमूल्य योगदान इन्होंने दिया था। और इनके साथ भी थे, अकेले तो कर नहीं पाएंगे, इनके एक दोस्त और इनके एक साथी थे वीपी मेनन, ये भी आप याद रखेंगे। वीपी मेनन साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। इनको भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, उसको जरूर देख लीजिएगा। लगभग 10 से 12 मिनट का है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। किसके अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? एकदम सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ठीक। चलिए इसके बारे में, कैबिनेट मिशन आया है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन से लगातार सवाल पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी में बैठे या बिहार पुलिस में बैठे, मध्य प्रदेश पुलिस में बैठे, कहीं के एग्जाम में बैठ जाइए, कैबिनेट मिशन से प्रश्न देखने को मिलता है। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। और इनके साथ 2 अन्य सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। दूसरे और तीसरे की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स याद रखेंगे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ से प्रश्न भी जरूर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीमा रेखा, यानी जो 2 देशों के बीच में जो लाइन खींची गई है, सीमा बनाया गया, उसको नाम दिया गया है, और उस नाम से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 38वीं समानांतर रेखा है, जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच है। अब आइए थोड़ा सा हम डिटेल्स में बताते हैं, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। रेड क्लिफ रेखा, जिसको 24वीं समानांतर रेखा भी आप बोलते हैं, किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान, जो कि 1947 में इसका निर्माण कराया गया था। डुरंड रेखा का नाम आपने सुना होगा, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 49वीं, अभी हम लोग 38वीं देख लिए, 49वीं की बात करें दोस्तों,
तो 49वीं आपके यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा। और बात करें मैकमोहन रेखा भारत और चीन, ये आपको पता है। 17वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं समानांतर रेखा। और दो प्रश्न है। मेनर हिम रेखा जो है दोस्तों वह रूस और दूसरे देश फिनलैंड, मेनर हिम रूस और फिनलैंड। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये आप लोग याद रखेंगे और इस टॉपिक पे अच्छा से काम कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर पेन कॉपी लिए हैं तो नोट करते चले जो भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा। 49 है सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? जो सेशल्स द्वीप है यह कहाँ स्थित है? पूर्वी कैरेबियन सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर भूमध्य सागर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेशल्स द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। चलिए महासागर और झील के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। प्रशांत महासागर का नाम आपने सुना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी बात, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? ये भी जान लीजिए, आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, जो कि खारे पानी का झील है। कैस्पियन भी झील जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा झील है और यह खारे पानी का झील है। विश्व का सबसे नमकीन झील की बात कर लें तो वान झील है। नमकीन झील वान झील है, नमकीन वान झील। भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा नमकीन झील कौन सा है? तो सांभर झील है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और डिटेल्स में आपको अच्छा लग रहा है सेट प्रैक्टिस, या फिर मैं केवल आंसर बताते चलूँ, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया था? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, जिन्होंने भी पढ़ा होगा बिल्कुल उत्तर सही देंगे। तो बोलिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक रख दिया गया 1955 में। अब थोड़ा स्टेट बैंक के बारे में बात कर लें। इसकी स्थापना सबसे पहले इंपीरियल बैंक के रूप में 1921 में की गई थी। ठीक, 1921 में की गई, 1955 में बदल के स्टेट बैंक रख दिया गया इसका नाम। इसका राष्ट्रीयकरण याद रखेंगे 1 जुलाई को किया गया था 1955 में, ये भी याद रखेंगे। एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, और एसबीआई की शाखा की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बैंकों की अगर शाखा की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? एसबीआई के हैं। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट नंबर 1, जिसको हम लोग सफलतापूर्वक कंप्लीट किए। आप लोग पूरे वीडियो को देखें, उसके लिए धन्यवाद। आपको कितना सीख मिला कमेंट बॉक्स में थोड़ा अच्छे कमेंट कर दीजिए, जिससे थोड़ा हमारा भी मन जो है ना ऊपर की तरफ बढ़े और आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, हालांकि मेरा कोशिश रहता है कि मैं एक भी वीडियो ख़राब अपलोड नहीं करूँ जिससे आपको फ़ायदा ना हो। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।